ठीक है भाई जल्दी करो। मैं आता हूं सर, निक्सन पे ही आ रहा हूं मैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान के लोगों को सब कुछ बताना है और आप लोगों के जरिए सुनाना है। दरअसल विंग कमांडर एबी भूषण ये कह रहे हैं कि सर मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहिएगा ताकि दर्शकों को मैं साफ कर पाऊं कि अगर पाकिस्तान की फौज एक लाइन पे खड़ी है जो एनिमी लाइन होती है, हिंदुस्तान की एयरफोर्स रात के अंधेरे में सन्नाटे में जा करके कच्ची ज़मीन पर लैंड कराना और उस तरफ माने जहां एनिमी की लाइन है उसके पीछे जा करके अपने पैराट्रूपर्स को उतारना ताकि उधर से आकर के हमारी फौज पीछे से हमला कर पाए, यह किया था उस समय एयरफोर्स ने। आप समझ ले कि जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करना, और जैसा कह रहे हैं विंग कमांडर साहब कि ये जज्बा होता है, ये सिर्फ आपके जज्बे और हुनर का मामला है। जब तक आपके भीतर वो कलेजा नहीं है तब तक आप वो कर नहीं सकते हैं। और पाकिस्तान के पास उस समय भी फाइटर जेट्स थे, उस समय भी उसके पास इस तरह के एयरफोर्स ऑफिसर्स थे, लेकिन वो नहीं कर पाया। सर मैं 2 मिनट के आपको रोकना चाहता हूं, अब थोड़ा सा आगे कहानी बताना चाहता हूं। 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:30 पर पाकिस्तान के तब के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बांग्लादेश के भीतर पूर्वी पाकिस्तान के भीतर जो पाकिस्तानी फौज थी उनके कमान में लड़ रही थी, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर जंग में भारत की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जेएस अरोड़ा को सौंपी। ऐसे सरेंडर होता है कि आपको रिवॉल्वर निकालनी पड़ती है, बेल्ट निकालनी पड़ती है। ये जो तस्वीर आपके सामने उस सरेंडर की है। नियाजी की आंखों में आंसू थे और वे असहाय बैठे हुए थे, खड़े भी तो असहाय थे। उस वक्त जो स्थानीय लोग थे यानी कि बांग्लादेश के तब के लोग जनरल नियाजी को जान से मार देने पर आमादा थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने यह तय किया कि जनरल नियाजी को तनिक भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, और नहीं आई। एक बार जनरल नियाजी से सवाल किया गया था कि आपके पास 93,000 फौज थी, फिर भी आपने बांग्लादेश के भीतर हिंदुस्तान की आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया, क्यों? नियाजी ने इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर की तरफ उंगली उठाकर कहा था कि इसके कारण आप इंडियन फोर्स के चलते, दरअसल 1971 जो अभी विंग कमांडर एबी भूषण कह रहे थे कि लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ लगभग 2400 मिशन चलाए और पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में एयरफोर्स ने 2000 से ज़्यादा हमले किए। इसकी वजह से, और ये बात सही है कि वो पहली लड़ाई हमारी थी जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इन तीनों के बीच में भरपूर कोऑर्डिनेशन था। इसकी वजह से पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई और नियाजी के पास अपने सैनिकों को बचाने के लिए सरेंडर करने के अलावा कोई और चारा था नहीं। पाकिस्तान के लोग आज भी नियाजी सरनेम से नफरत करते हैं। ये जो इमरान खान हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो आज की तारीख में जेल में बंद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करवाया था कि उनको ऑफिशियली जितने ऑफिशियल एक्सचेंजेस हैं उनमें सिर्फ इमरान खान लिखा जाए। कारण जानते हैं क्या है? उनका पूरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी, और नियाजी नाम वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान के लोग सुने। इमरान के साथ नियाजी सुनते ही नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी याद आते हैं और पाकिस्तान का पुराना जख्म जो है हरा हो जाता है। इसलिए इमरान खान ने अपने सरनेम नियाजी को छिपा रखा है, और वहाँ जब भी इमरान खान के खिलाफ आवाज़ उठती है तो नियाजी मुर्दाबाद कहा जाता है। नियाजी को पाकिस्तान के लोग जोड़ते हैं, ये स्थिति थी। जनरल द्विवेदी, हिंदुस्तान की फौज उसके पहले 65 की लड़ाई, 47 की लड़ाई लड़ चुकी थी, लेकिन 71 की लड़ाई में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत था तीनों विंग का। ये कैसे बना? क्योंकि जनरल मानेकशॉ थे आर्मी के चीफ, इंदिरा जी ने उनको कमान दी भी थी, उनको कई बार कहा कि देखो लड़ाई तो लड़नी है तुम्हें। एक बार उन्होंने ना भी कर दी थी, बाद में उन्होंने पूरी फौज को तैयार किया था। इस कोऑर्डिनेशन को मैं जानना चाहता हूं और कैसे इसका फायदा मिला। देखो यशवंत, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मैंने एक दिन की सर्विस से लड़ी थी, और कुमिला का जो हमला था 14 जाट ने कुमिला को एक अकेली बटालियन ने जीता था। वहाँ मेरा मुकाबला मेजर शाह नवाज जो है 2IC 23 पंजाब के साथ हुआ 2 मीटर से, और उनको हमने गिराया और अगले दिन वो जख्मी हालत में पाए गए। तो ये मेरा सबसे जो बहुत ही कहते हैं कि क्लोज क्वार्टर बैटल में मेरा अनुभव रहा। अभी आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि कोऑर्डिनेशन कैसी। देखिए, उस टाइम हमारे पास हमारे हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं था, तो ये जो रोल था ये मानेकशॉ साहब ने, उन्होंने ये रोल अदा किया। और आपको मैं
एयरफोर्स को बताना चाहता हूँ कि एयरफोर्स जो है इसके साथ हमारा मनोबल, इन्फेंट्री का मनोबल इतना ऊंचा था कि जब एयरफोर्स के जेट फाइटर आए और उन्होंने जैसे कुमिला के ऊपर, मैनामती के ऊपर, ढाका के ऊपर जब उन्होंने बम गिराने शुरू किए तो हमारे इन्फेंट्री के हौसले बहुत बुलंद हुए। दूसरी बात है कि वहां नदियां बहुत थी। हमारी बटालियन जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने मेघना नदी पार की 13-14 दिसंबर को। तो यानी कि एयरफोर्स की भूमिका बहुत बहुत ही अहम रही है और हमारी सप्लाईज भी काफी हद तक, क्योंकि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत लंबी थी और इसलिए एयरफोर्स का बहुत ही अच्छा योगदान रहा इसमें। पर इसमें दो बातें जो बहुत अहम रही हैं, एक तो ये कोऑर्डिनेशन जो बनी है ये इसलिए बनी है कि हमारे कई ऑफिसर, जैसे मैं एनडीए का हूँ तो हमारे अपने कोस्टमेट्स हैं, कुछ एयरफोर्स में होते हैं, कुछ नेवी में होते हैं। तो एक वो कोऑर्डिनेशन थी जो कि कोस्टमेट कोऑर्डिनेशन बनी और दूसरी एक बहुत तालमेल था हमारे आर्मी के चीफ के बीच में, एयरफोर्स चीफ के बीच में, नेवी के चीफ के बीच में बहुत अच्छा तालमेल था और जी। वो तालमेल के कारण ये बहुत ही जो अहम भूमिका रही है तीनों की, नेवी की भी बहुत अहम भूमिका थी जो कि हमने नहीं देखी क्योंकि हम तो जमीन पर थे, पर एयरफोर्स के साथ तो हमने देखी है। और दूसरी बात है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये एक जज्बात की लड़ाई थी, ये भारत की शान की लड़ाई थी और इसमें हर एक जो चाहे एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, आर्मी के हैं, उन्होंने तीनों ने इस तरह से लड़ाई लड़ी जैसे कि एकजुट होकर लड़ी, जिसका रिजल्ट बिल्कुल सामने आया। और आखिर में जो मैं बात बताना चाहता हूं कि देखिए, लड़ाई जो है वो हथियारों से लड़ी जाती है पर मनोबल से जीती जाती है। पाकिस्तान की फौज का मनोबल जो है उनके बूट्स के अंदर था, जबकि हमारा मनोबल जो है वो आसमान में था और हम ये धर्म युद्ध जीते क्योंकि हमारा जो लड़ाई का कारण था वो बहुत ही एक धर्म का कारण था, जबकि पाकिस्तानी फौज जो है उनके हाथ खून के साथ, अत्याचार के साथ रंगे हुए थे और इसलिए उनका मनोबल नहीं था कि वो लड़ाई लड़ पाए। यशवंत। जी। कर्नल शाही, जैसे जनरल